डायबिटीज मधुमेह का जिक्र चरक संहिता में भी है, पर सालों पहले जो पढ़ा उसमें अब कुछ और नए लक्षण जुड़ गए हैं। अब नई तरह की डायबिटीज देखने सुनने को मिल रही है, और सिर्फ उम्र दराजों में ही नहीं, यंगस्टर्स एंड इवन छोटे बच्चे भी इस डिसऑर्डर से ग्रसित होते दिखेंगे। बट रिमेंबर, इफ यू आर डायबिटिक, आई से डोंट कंसिडर योरसेल्फ एज अ पेशेंट। आप मरीज नहीं हो, मरीज बनने से बचना है। आपको मैनेज करना है अपना खान पान और लाना है जीवन शैली में सुधार। कैसे? आज इसी विषय पर, डायबिटीज मैनेजमेंट पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके सीनियर कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर अरविंद मिश्रा जी। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब, डायबिटीज क्यों हो जाती है और क्या ये शाही बीमारी है जैसा कि लोग कहते हैं? डायबिटीज क्यों हो जाती है उसके पीछे तो बहुत सारे कारण हैं। लेकिन जैसे कि आप क्या होता है कि शुरुआती में डायबिटीज के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम ये तो कह ही देते हैं कि वो मुख्य रूप से दो प्रकार की है, जिससे कि हमको जवाब देने में आसानी हो कि डायबिटीज का मुख्य कारण क्या है। क्योंकि अधिकतर टाइप 2 के रोगी हैं, इसीलिए जो सबसे बड़ा कारण है वो इनहेरिटेंस है, जिसे अनुवांशिकता आप कहते हैं कि ये अब पिता से आ रही है, माँ से आ रही है, खानदानी रोग है जैसा आपने कहा। तो खानदानी बीमारी तो डायबिटीज मुख्य रूप से मानी जाती है। इसके अलावा उसके और भी बहुत सारे कारण हैं। तो मुख्य कारणों में यह है कि एक जो सबसे ज्यादा कहा जाए कि पूरे ग्लोब में, पूरी दुनिया में जो बहुत बड़ा कारण माना जाता है वो वजन का बढ़ना है, मोटापा है, ओबेसिटी है। तो उसको सबसे पहले नंबर पे वो लोग रखते हैं। दूसरे नंबर पे रखते हैं चूंकि आपका खान पान ठीक नहीं है और इस वजह से आप डायबिटिक हो रहे हैं, ये एक कारण हो सकता है। तीसरा कारण ये है कि आप बिल्कुल एक्टिव नहीं हैं, चलते फिरते नहीं हैं, कोई व्यायाम नहीं करते हैं, इसलिए उससे उसकी वजह से भी ओबेसिटी होगी, तो वो एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। और चौथा एक कारण है अल्कोहल। तो इनको जो कि है मुख्य कारणों में माना जाता है। वैसे जो कारण हैं, जो दूसरे कारण हैं, वो आपके वो हैं जो इनसे अलग हैं, जो रोज होने वाले रोगों से संबंधित हैं। जैसे कि इसलिए हो सकता है कि आपको ऑटो इम्यून डिजीज हो कोई, हालांकि उससे टाइप 1 होती है। इसलिए हो सकता है कि आपको कोई वायरल इलनेस हो जाए, जैसे कि कॉक्सैकी वायरस कहते हैं। अब मैं कह रहा हूँ ये शायद आम लोगों के लिए न होगा, लेकिन बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ नेमिंग देम, कॉक्सैकी वायरस है वो करता है डायबिटीज। आपका साइटोमेगालो वायरस है वो करता है डायबिटीज। मम्स आप जानते होंगे, जब बड़े बड़े गलफड़े सूज जाते हैं, जी जी जी, आपको आश्चर्य होगा, उससे डायबिटीज हो जाती है। तो इस तरह के हैं कई प्रकार के, इस तरह के ऑर्गेनिज्म हैं जो डायबिटीज कर सकते हैं। लीवर की बीमारियों में डायबिटीज हो जाती है। पैनक्रियाज की बीमारियों में क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस है, पैनक्रियाटिक ट्यूमर्स हैं, उनमें डायबिटीज हो जाती है। सबसे ऊपर तो स्टेरॉयड आप जानती हैं कि जो स्टेरॉयड अपटेक ज्यादा करते हैं, कभी बीमारी में हमें देना पड़ता है, या अभी बहुत स्टेरॉयड चला जब डेंगू चिकनगुनिया हुआ, तो बहुत सारे लोग जो डायबिटिक नहीं थे वो डायबिटिक हो गए। बहुत सारे ऐसे लोग नॉर्मल थे, वो बेचारे डायबिटिक हो गए। जी लेकिन कोविड के बाद तो स्टेरॉयड इंड्यूस्ड डायबिटीज ज्यादा सुनने में आई। ये डायबिटीज बहुत बड़ी, फिर उसको तो डायबिटीज अपने आप नॉर्मल आ गई। तो कभी कभी सबसे ज्यादा परेशानी होती है कि पेशेंट डायबिटीज का है और उसको आपको स्टेरॉयड देना मजबूरी है। ऐसी स्थिति में आपको स्टेरॉयड के साथ डोज जो की है डायबिटीज की दवा की बढ़ाते चलना पड़ता है, और वैसे ही आपको उतरना पड़ता है। तो एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन है जो डॉक्टर के लिए बहुत बड़ी परेशानी होती है। तो ये मुख्य कारण है जिससे डायबिटीज होती है। और इन दो के अलावा तीसरी भी है, जेस्टेशनल डायबिटीज, जो गर्भवती महिलाओं में 24 से 26 हफ्ते के बीच में होती है, और जब वो बच्चा हो जाता है तो अक्सर वो समाप्त हो जाती है। लेकिन देखा यह गया है कि 50 वर्ष की उम्र तक तो कभी भी लौट के आ सकती है। इसलिए जब बच्चा हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है और डायबिटीज नॉर्मल हो गई तो आप उसके बारे में न जाने। हमेशा 3 महीने 6 महीने कभी कभी साल भर के गैप पर आप देखते रहिए, क्योंकि आप हो सकता है डायबिटिक फिर हो जाए। तो मुख्य रूप से यही 3 डायबिटीज हैं और ये उनके कारण है। तो डॉक्टर साहब, पहले तो हम जनरली टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज ही सुनते थे, तो इनमें रिस्की कौन सी है? इनमें रिस्की टाइप 1 है, क्योंकि टाइप 1 में जो चीजें हैं, चूंकि टाइप 1 शुरुआत होती है एक छोटी उम्र से। टाइप 1 का यह हाल है कि पैदा बच्चा भी टाइप 1 हो सकता है, आप वहां से समझिए। तो टाइप 1 को लेकर आप चले, 1 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, 3 साल का,
अमूमन 10, 11, 12 साल की उम्र में आती है, लेकिन किसी भी उससे हो सकती है। अब जो व्यक्ति 10, 11, 12 साल की उम्र में डायबिटीज पा जाएगा, उसका जाहिर है कि जो उसके कॉम्प्लिकेशन होंगे वो जल्दी आएंगे। पता चला कि 25 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो गया, 25 साल की उम्र में किडनी फेल हो गई, 25 साल की उम्र में अगर अपनी केयर नहीं की डायबिटीज की तो आंखें चली गई। कोई भी सिस्टम बदन का जा सकता है। तो चूंकि एक बहुत छोटी उम्र में ही अच्छा, और ये कॉम्प्लिकेशन टाइप 1 में जल्दी आते हैं। टाइप 2 को अगर आप देखें, कंपेयर करें, तो टाइप 1 में हार्ट अटैक पहले होगा, टाइप 1 में ये डायबिटिक नेफ्रोपैथी या किडनी की डिजीज जो आप कहती हैं वो जल्दी होगी, क्योंकि ये लोग कंट्रोल करना इनका बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि टैबलेट्स वगैरह से कंट्रोल किया नहीं जा सकते। थोड़ा ये उम्र ऐसी है जो ज्यादा बातें, ज्यादा नियम मानती नहीं है। किसी को हो जाए, वो पता चला जंक फूड खाएगा, वो यहाँ बैठेगा वहाँ बैठेगा, एक्टिविटी भी कम होगी। आजकल इस उम्र में लोग आके करीब सेकंड डिकेड में मेरे ख्याल में बैठ जाते हैं, कंप्यूटर के सामने जॉब मिल जाता है 20, 22, 25 तक। तो वो तो उनकी डायबिटीज अगर टाइप 1 के रोगी हैं तो कौन ठीक करेगा। तो इनके कॉम्प्लिकेशन जल्दी होते हैं और कम उम्र में होते हैं। तो चूंकि जो मॉर्टेलिटी है या मृत्यु दर है वो इनकी वजह से डायबिटीज में बढ़ती है, जल्दी ज्यादा होती है, तो इसलिए ये ज्यादा रिस्की डायबिटीज मानी जाती है। तो डॉक्टर साहब, इनकी सिम्टम्स क्या हैं और बच्चों और वयस्कों में अलग अलग है कि कॉमन है? बच्चों और वयस्कों में क्या सिम्टम्स तो डायबिटीज के एक ही हैं, चाहे जब आए, लेकिन बच्चों में ये ज्यादा रिप्रेजेंट करता है। जैसे जो अमूमन आप देखें तो जो एक जगह बात होती है, सड़क में खड़े 4 लोग बात करते हैं कि भाई बहुत ज्यादा यूरिन हो रहा है, बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, या साहब बहुत ज्यादा खा रहा है, बच्चा सूखता ही जा रहा है, खाता बहुत है, सूखता चला जा रहा है, ये बातें हो रही हैं आपस में। ये ज्यादा टाइप 1 पे लागू होती है, ज्यादा खाना, ज्यादा पानी पीना, ज्यादा यूरिन जाना। हालांकि इसका एक हिस्सा टाइप 2 में भी है, लेकिन अधिकांश इसके रोगी टाइप 1 में। तो ये टाइप 1 का मुख्य प्रेजेंटेशन है। सब लोग अगर पूछें कि साहब डायबिटीज का सबसे मुख्य क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है, क्या लक्षण है, सबसे पहले लक्षण कोई लक्षण नहीं। जवाब यह है कि कोई लक्षण ही नहीं है, आपको ढूंढना पड़ेगा आपके है तो। अगर आगे बढ़े तो ये लक्षण है जो हमने 3 गिनाए। फिर वजन घटना बता ही दिया, तेजी से वजन किसी का घट रहा है, आपको संदेह करना पड़ेगा डायबिटीज है कि नहीं। चौथी बात, यूजुअली चलते हैं तो पैरों में दर्द होता है, क्रैम्प हो रहा है, पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है आजकल, डायबिटीज का चेकअप कराओ। ये हो रहा है तो, या आंखों की रोशनी कम हो रही है तो इस वजह से, या बार बार यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है, या कहीं चोट लग गई, जब पता चला कि वो पका तो ठीक ही नहीं हो रहा है, या अपने आप फोड़े निकले चले आ रहे हैं, पता नहीं है क्या हो रहा है, क्यों फोड़े निकल रहे हैं। ये इसका जो कि सब बहुत ही कॉमन इसके सिम्टम्स है। फिर तो बहुत सारे बदन में जो ऑर्गन है, तो मैंने कहा विजन कम हो गई तो, या तो चेस्ट में पेन हो गया तो, या किडनी में हो गया, पैरों में सूजन आने लगी वगैरह वगैरह। तो इस तरह से तो पूरा जो उसका इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है डायबिटीज का, अगर उसके कॉम्प्लिकेशंस के भी आप लक्षण देखेंगे तो लक्षण आप गिना ही नहीं सकते, तो बहुत हो जाएंगे। नहीं डॉक्टर साहब, फिर भी सीवियर कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस तो 2 तरह के मानते हैं। एक बहुत महीन खून की नसों वाले, उसको हम लोग कहते हैं माइक्रो एंजियोपैथी, और एक होते हैं जो मोटे, जो खून की नसें बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी नसें, उसकी जो है हम लोग कहते हैं मैक्रो, बड़ा। माइक्रो छोटा, मैक्रो बड़ा। माइक्रो एंजियोपैथी, मैक्रो एंजियोपैथी। तो माइक्रो एंजियोपैथी में 3 प्रकार के सिस्टम है जो बदन में खराब हो जाते हैं। एक नर्व खराब हो जाती है तो न्यूरोपैथी डेवलप हो जाती है, किडनी खराब हो जाती है तो जो कि है नेफ्रोपैथी हो जाती है, जिसका आंखों में रेटिना खासतौर पर खराब होती है तो रेटिनोपैथी हो जाती है। ये 3 जो बीमारियां हैं, काफी बड़ी बीमारियां हैं, जिसके लिए मतलब समझ लीजिए कि आप गिन नहीं सकते, लाखों मरीज हैं। ये माइक्रो एंजियोपैथी डायबिटीज का बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन। और माइक्रो एंजियोपैथी में 2 बहुत बड़े रोग हैं, एक है हार्ट अटैक और एक है ब्रेन का फॉलिज, जिसे आप पैरालिसिस कहती है। और तीसरा ये कि पैरों में एम्पुटेशन वगैरह हो जाता है, गैंग्रीन वगैरह हो गई, पैरों में जो बड़ी बड़ी आर्टरी जा रही है अगर वो ब्लॉक होंगी तो क्या होगा, पैर सड़ जाएंगे तो उनको काटना पड़ेगा। पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज कही जाती है, पीवीडी। तो पहली है सीवीडी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। मैक्रो की बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी आर्टरीज की, तो सीवीडी है। उसके बाद आपकी सीकेडी है, क्रोनिक किडनी डिजीज। फिर पीवीडी है, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज। इन सब के अपने अलग अलग लक्षण हैं। तो डॉक्टर साहब, इनको कंट्रोल कैसे किया जाए, ब्लड शुगर लेवल? पहले तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि कितना नॉर्मल होना चाहिए ब्लड शुगर लेवल? ये पहली बात है जानने की। जी।
नॉर्मल जो कि शुगर लेवल फास्टिंग और पीपी में हम लोग डिवाइड करते हैं। बहुत पहले रैंडम भी लिया जाता था, लेकिन अब रैंडम को ऑब्सोलीट कर दिया गया, उसे माना नहीं जाता। अब डायबिटीज की 3 ही जांचें हैं और तीनों अलग अलग जगहों पर अकेले ही सक्षम हैं बताने के लिए। जैसे फास्टिंग है, फास्टिंग को जो कि है आपको करीब समझ लीजिए कि 70 से लेकर के 100 टन तक, अगर यहाँ तक नॉर्मल है, 100 टन के आगे बढ़ी 140 तक गई तो एक फिनोमेनन कहते हैं कि इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस का इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज। मतलब ये एक फास्टिंग ग्लूकोज है, ये दरवाजे पर खड़ा है डायबिटीज होने का। ये 110 से 140 है, 140 के ऊपर निकली तब फ्रैंक जो कि डायबिटीज हो गई, और ये सिर्फ फास्टिंग शुगर के लेवल पे है। ठीक है, नॉर्मल 100 टन तक है, 70 से 100 टन। पीपी जो कि 200 के ऊपर है, कहीं जाए खाना खाने के बाद वाली मानी जाती है पोस्ट प्रेंडियल, तो 200 के ऊपर है, 200 के ऊपर वो डायबिटीज है। और तीसरा जो आजकल सबसे ज्यादा माना जाता है वेस्टर्न वर्ल्ड में, पश्चिमी देशों में उसकी बड़ी मान्यता है, यहाँ भी हो गई है, वह है हीमोग्लोबिन A1C। A1C जो है दैट शुड नॉट बी मोर देन 6.5। कुछ में 6.5 है, कुछ देशों में, कुछ में 7 है। अमेरिका 7 मानता है, हम अमेरिका को मानते हैं, तो अमेरिकन जो कि है पद्धति से इलाज करते हैं। तो हमारे यहाँ 7 A1C नॉर्मल है, तो उसके ऊपर अब नॉर्मल है। अब वैसे दूसरी जगहों पे जैसे IDF है, इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन है, अगर उसकी बात मानी जाए तो 6.5 होना चाहिए। तो कहते तो हम अमेरिकन जो कि फॉलो कर रहे हैं ऐसा कहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा पेशेंट 6.5 पे रहे, इससे जो उसको कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम होंगे। तो डॉक्टर साहब क्या लैब टेस्ट पे यकीन करना चाहिए कि घर पर ही टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि दोनों की रीडिंग में फर्क आता है जी। लेकिन अब पूरी दुनिया में ही ग्लूकोज मॉनिटरिंग घर पे ही होने लगी है, और जो बेसिक सूत्र है डायबिटीज के मैनेजमेंट का वो मॉनिटरिंग है। ना पता होना चाहिए कि शुगर क्या चल रहा है, कैसे पता चलेगा? रोज रोज पैथोलॉजी में तो नहीं खड़ा हो जाएगा आदमी, जब घर में ही तो कोई तरीका हो उसको नापने का। जब तक आप मॉनिटर नहीं करते कि आपका शुगर नॉर्मल है, वो हमारा गोल बेकार है, आप पा ही नहीं सकते, क्योंकि आप जो कि है रोज पैथोलॉजी जा नहीं सकते। जब मॉनिटरिंग किसी भी समय कर सकें, सुबह कर सकें, लंच के पहले कर सकें, लंच के बाद कर सकें, डिनर के पहले कर सकें, डिनर के बाद कर सकें, सुबह 3 बजे कर सकें, ये सब मॉनिटरिंग करने की टाइमिंग है। इतना ज्यादा जितने प्रेग्नेंट लेडी है उसमें इतना करना पड़ेगा, तब जाकर के उसका बच्चा नॉर्मल होगा। तो तभी होगा ना जो घर में ग्लूकोमीटर होगा। ये है। तो डॉक्टर साहब कितने ड्यूरेशन पे करवाना चाहिए ये? ड्यूरेशन तो मैंने कहा ना कि रोज कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि हम एक नॉर्मल टाइप 2 आया, इसके अंदर बहुत ज्यादा गंभीरता नहीं है, और हमने उससे कहा कि भाई ठीक है। अगर आप अमेरिका में बैठे हुए हैं तो आपको हैरत होगी, चाहे टाइप 1 हो चाहे टाइप 2, उसको दिन में 5 बार मेजर करना है घर में, और वो कनेक्टेड है उससे कंप्यूटर से, और कंप्यूटर की रीडिंग वहाँ आ रही है जहाँ उन्हें दिखाने जाना है। तो वो झूठ नहीं बोल सकते, वहाँ पूरा का पूरा चार्ट बना हुआ है, उसको टिक लगी हुई कि आपने अपना जो कि ग्लूकोज किया या नहीं किया। तो आपको पकड़ में आया तो वो कहते डिफॉल्टर है, ये तो करता नहीं अपना। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि लोग बहुत मतलब इससे परेशान रहते हैं कि ये रोज रोज करने वाला झंझट कौन, तो जो बाहर पैथोलॉजी से कराते हैं तो अक्सर उसको 15 दिन का समय दे कि हर 15वें दिन आपको फास्टिंग पीपी करानी ही है, अगर आप डायबिटीज के नुकसानों से बचना चाहते हैं। और ये सच है, क्योंकि अगर आप 15 दिन मतलब एक, मैं कहूँगा कि बिल्कुल एक गंवार पाने की बात है। 15 दिन तो डायबिटीज को मैनेज करने के लिए आप जांच कर रहे हैं क्या? आपको तो बहुत जल्दी करना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज फ्लक्चुएट बहुत करती है। लेकिन अब ये कि ठीक है, एक ऐसा देश है जिसमें लोग समझ नहीं पाते ज्यादा, कहते इतनी ज्यादा जांचें कराते हैं, भाई 15 दिन में एक बार करा दो, कम से कम तुम्हारा जीवन तो बचा रहेगा। तो डॉक्टर साहब डायबिटीज को कंट्रोल कर लिया तो बहुत सारी बीमारियों से भी बचा जा सकता है, और उसके लिए हमें अपने खान पान पे सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। तो डायबिटीज वालों के लिए क्या एक प्रॉपर डाइट चार्ट होना चाहिए? क्योंकि देखिए बहुत कंफ्यूजन है कि क्या खाएं क्या ना खाएं, क्योंकि सम कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट और सम मे नॉट बी स्वीट। तो एक क्या मतलब आप बताइए कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं? टोटल कैलकुलेशन तो प्रत्येक व्यक्ति का इस आधार पर होता है कि उसका जो पूरा वॉल्यूम हो क्या है शारीरिक, मतलब क्या उसका मेटाबॉलिक इंडेक्स है, क्या उसका BMI है, इन सब चीजों के आधार पर डिसाइड होता है भाई इनको इतनी कैलोरीज चाहिए,
और वो कैलोरीज कैसे बांटी जाए कि वो इतनी रोटी, इतनी दाल, इतनी चावल, इतने सब्जी, इतने फल, इतने दूध, इतने दही, इन सब से वो सब्जियां कैलोरीज जो हमने कैलकुलेट की हैं वो मिल जाए। तो ये तो एक मतलब फिर वही बात है कि काफी बड़ा सब्जेक्ट है, इसको कहाँ से कहाँ तक कोई कैलकुलेट करेगा, लेकिन मोटी मोटी बात ही हुई कि इनको नापो कितने हैं, इनका 5 फीट 3 इंच, वेट क्या है उनका 42 किलो गाड़ी, इस आदमी का वेट बढ़ाना है। डायबिटीज में एक ऐसी सिचुएशन है जबकि नॉर्मली कहा जाता है कि भाई एक रोटी कम खाओ, जिनका कितना खा रहे हो खाना, पूछा कि भाई क्या वजन है, 80 वजन, तो कितने हाइट है, बोले 5'8", इनका वजन गिराना है। तो नॉर्मली कहा जाता है कि चूंकि मोटे ही ज्यादा मिलते हैं, इसलिए एक रूल एक चरक के समय से ही चला रहा है कि भाई एक रोटी कम खाओ, डायबिटीज में खाना कम खाओ। लेकिन ऐसी जगह हैं जहाँ डायबिटीज में हमें ज्यादा खिलाना पड़ता है कि पता चला कि जो कुछ उसकी नाप है उसके लिहाज से उसका वजन बहुत कम है, तो हमें ज्यादा खिलाते हुए डायबिटीज कंट्रोल करनी, जो कि एक बड़ा मुश्किल जो कि एक तरह का कहा जाए तो सब्जेक्ट है। तो डायबिटीज में सिर्फ यही कह देना कि हम बस खाना कम करवा देंगे, उसको रोटियां उसकी कम करा देंगे, उसका जो कि कैलकुलेशन कम करा देंगे, कम कराना जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़े परसेंटेज में 90% में ये इसमें कम कराना ही ठीक है, लेकिन 10 ऐसे लोग हैं जिनमें बढ़ाना पड़ता है तब वो ठीक होते हैं। उनमें ये टाइप 1 बहुत है, टाइप 1 बिल्कुल बहुत दुबले पतले लोग होते हैं, इनमें लंबे भी अगर हो गए तो उनका वजन वहां ले जाना है जहाँ चाहिए, वो 40 लिए घूम रहे हैं, हमें चाहिए 70, कैसे आएगा। तो ये जो फूड का कैलकुलेशन है ये थोड़ा मुश्किल है हर एक प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग है। जब कहते भाई मोटा मोटा क्या करो, कितना तुम खाए वो उसके लिहाज से हम देख लेंगे कितनी शुगर तुम्हारी बढ़ती है। जब हम उसको रोटी भी दे रहे हैं, ग्रेन्स दे रहे हैं, उसको पल्सेस भी दे रहे हैं, दालें दे रहे हैं, वेजिटेबल्स हैं उसके लिए फ्रूट्स हैं, मिल्क है, कर्ड है, ये सारी चीजें उसके लिए हैं। फिर पकाएगा किस में, तो फैट्स भी हैं, जब फैट्स हैं तो उनका कम कहा गया है कि भाई इनका इस्तेमाल कम करो। और ये बता दें कि नॉनवेज भी है, नॉनवेज खिला सकते हैं डायबिटीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायबिटीज जब लोग सब पीटते हैं कि मेरी बीमारी हो गई, मेरा खाना छीन लिया, ये छीन लिया, वो छीन लिया, कुछ नहीं, सब खिला सकते हैं। इसकी मात्रा डिसाइड करनी पड़ेगी और वो कितने कंट्रोल है उसके आधार पर उन्हें छूट मिल सकती है। जैसे एक बार आपसे बातचीत पहले हो रही थी तो हमने कहा कोई मिठाई खाना चाहता है, तो पहुंच गया किसी पार्टी में, वो मिठाई खाना चाहता है, तो आप क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे कि भाई अगर बहुत अच्छा कंट्रोल है तो हम कहेंगे तुम खा लो। हम उससे ये नहीं कह सकते कि ऊपर देखे और कहे कि भगवान ने हमें ऐसे एक बीमारी दे दी, हमें मिठाई छूट गई हमारी, ऐसा नहीं है, मिठाई भी खा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे बाजारों में बहुत सारे चीजें मिल रही है कि शुगर फ्री है, शुगर फ्री आलू है, ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो इनका इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हम इनके खिलाफ हैं। एक्चुअली वो एक हमारी ही हर्ब है, वो यहाँ डेवलप हो गई है, उसका नाम जरा मुझको नहीं सुनते याद आ रहा है, लेकिन आपने वो देखी होगी, ये कौन सी आती है अक्सर आप जो यूज करती हैं, क्या नाम है उसका, जो मार्केटेड नेम है, उसमें शुगर फ्री, शुगर फ्री के नाम से आपने देखी होगी, शीशियां आती हैं छोटी छोटी, उनमें टैबलेट्स होती हैं, ऐसी सबसे ज्यादा कॉमन है, सबसे ज्यादा हर घर में पाई जाती है, लोग पूछते हैं सैक्रीन वगैरह। तो शुगर फ्री जिसमें कि आपकी जो कॉमन शुगर फ्री की टैबलेट्स हैं उनके कंपाउंड को मैक्सिमम 5 टाइम्स दे सकते हैं। जैसे अगर आप एक बार चाय आपने 2 बार सुबह पी ली, 2 बार रात में पी ली, एक बार कहीं बीच में, 2 बार कहीं फंस गए बीच में, तो आप एक एक करके 5 टैबलेट खा सकते हैं, लेकिन उससे अपना हलवा नहीं बना सकते। बोले हम हलवा बनाएंगे, अब तो मिठाई बनाएंगे, हम गुलाब जामुन बनाएंगे, तो वो तो फिर डेंजरस हो जाएगा। तो अब आती है शुगर फ्री ग्रीन, जिसमें जो कि है हर्बल, हमारे यहाँ पर वो होती है, छोटी सी हर्ब होती है, उसमें जो कि है वो उसकी पत्तियों से बनती है, तो वो हर्बल है, हर्बल है तो बना ही हलवा, हमारा क्या। लेकिन डॉक्टर साहब ये हर्बल, हाँ शुगर फ्री और हर्बल के नाम पे जो बिक रहा है, तो ये क्या इस्तेमाल करना ठीक है, उचित? ठीक है, और उसकी मात्रा भी ज्यादा हो सकती है। तो ये हाँ, कोई हर्बल प्रिपरेशन दे रहे हैं तो ये बड़ा बहुत बड़ी रिलीफ हो गई उससे, लोग उसको जानते नहीं। शुगर फ्री ग्रीन आउटलेट में बना रहते हैं, ग्रीन लाइंस पड़ी रहती हैं, बड़ी अच्छी लगती है देखने में। वो शुगर फ्री छोटी सा पैकेट आता है, उसमें वो है, और आप उन टैबलेट्स को यूज करते हैं सेफली, क्या दिक्कत नहीं, इसलिए आज से आप चाय वाय पी सकते हैं। पर याद रखिए, आप चाय को जब चीनी मिला के पीते हैं तब उसकी कैलोरीज करीब 130 के आसपास होती हैं, 128। जब आप जो कि उसको बिना शुगर के पीते हैं
ये मत सोचिएगा कि आप कैलोरीज नहीं पी रहे हैं, आप 78 कैलोरी पी रहे हैं, ठीक है। आपने 5-4 दिन भर पी ली तो आपकी करीब 400 कैलोरीज तो इधर चलेगी। बोले परमिट कितनी की डॉक्टर साहब ने, बोले 1200। 400 तो ये खा गई, तो आप जो कि क्या खाएंगे फिर? कैसे पूरे खाने को कैसे एडजस्ट करेंगे बचे हुए 800 कैलोरीज में? इसलिए चाय कम से कम पीजिए, चाय कॉफी, जिससे कि आपको अच्छी कैलोरीज जो फलों से मिलेंगी, वेजिटेबल से मिलेंगी, मिल्क से मिलेंगी, वो मिले। इन सब चीजों से क्या मिलना, इन सब चीजों की मिलेगी, कैलोरीज का कोई मतलब तो है। डॉक्टर साहब मिल्क में भी बहुत हाई शुगर होती है, हाँ कंप्लीट फूड है, बट उसमें भी शुगर की मात्रा काफी होती है। डॉक्टर साहब इससे बेटर है कि मिल्क ये छाछ है हम इस्तेमाल करें। बदनामी इसलिए नहीं कि उसमें शुगर की मात्रा ज्यादा होती है, मिल्क की बदनामी इसलिए है कि बहुत पहले एक जमाने में ये देखा गया था कि जो मिल्क मतलब बोवाइन, मिल्क मतलब बोवाइन का मतलब फ्रॉम एनिमल, उन्होंने कहा कि जो बोवाइन मिल्क है वो कौन सा मिल्क होगा, मिल्क तो बोवाइन ही होगा। जब बोले तो उस वक्त बोवाइन डायबिटीज कही जाती थी कि कच्चा दूध पी के डायबिटीज हो जाती थी। ऐसा लोगों का कंसेप्ट था, उसके लिए कुछ थ्योरीज भी हैं कि कच्चा दूध पीने से हो जाती है। तो उस जमाने से चला आ रहा है कि साहब दूध मत पीजिए, दूध पीने से डायबिटीज हो जाती है। रॉन्ग। आप दूध लीजिए, उसको उबाल लीजिए, ठीक से रखिए, फिर उसकी मात्रा हम आपको बता देंगे एज अकॉर्डिंग टू योर वेट की आपको कितना लेना है। हाँ, ये व्यक्ति पे आधा किलो दूध आप 500 मिलीलीटर आप यू कैन टेक डेली। आप हम कोई भी। डॉक्टर साहब जैसे व्रत उपवास डायबिटीज है तो फिर क्या रखना उचित है कि नहीं? क्या व्रत उपवास? व्रत जो कि है एज अ कस्टमरी। आप शक्कर के लिए क्या कहते हैं आदमी को? जैसे कि डायबिटीज का आदमी तो शक्कर कहता है, मैं शक्कर खा सकता हूँ, आप क्या कहते हैं? बिग नो। शक्कर का नाम मत लो। आपको पता है आपको डायबिटीज, आप शक्कर की बात कर रहे हैं, मतलब वो आदमी डांटा जाने वाला है। इसी तरह से व्रत वाला डांटा जाने वाला है कि अगर डायबिटीज है और आप व्रत पे हैं तो आप व्रत नहीं रख सकते। इट्स अ बिग नो टू पर्सन हु इज टेकिंग फास्ट। लेकिन ये कि होता है कई ऐसे फास्ट हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, धर्म से जुड़े हैं, आदमी की जो कि है कल्चरल उसमें आता है, संस्कृत में आता है, तो फिर उसमें है फूड की भाई ठीक है, आप फल ले सकते हैं, आलू ले सकते हैं, है ना, जैसे कि आप खाती नहीं कि साबूदाना ले सकते हैं। ज्यादा लंबे समय तक भूखा नहीं रहना है नहीं, उसमें तो जो नॉर्मली जो परमिटेड है, जो नाम लिया कहिए कि जो एक तरह से प्रेस्क्राइब्ड है, वो तो थोड़ा थोड़ा खाना दिन में कई बार खाना, और थाली सजा के नहीं बैठना है कि बोले कि लंच ले रहे हैं साहब, और उसमें 4 रोटियां पड़ी हुई है, इतनी सारी दाल भरी हुई है, पूरा ना बहुत थोड़ा। एक है वही जो आप मान लीजिए आपको 6 रोटियां आपको डेजिग्नेटेड है दिन में, आपको आपके डाइट प्लान में आई हैं कि भाई 6 रोटी खाए, तो वो एक एक करके खाई जाएंगी 6 बार में, या नहीं कि 3 लंच में ले ली, 3 डिनर में ले ली, वो नहीं चलेगा। तो डॉक्टर साहब देखिए बहुत सारे लोगों को डायबिटीज है लेकिन फिर भी वो हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके अच्छे से जी रहे हैं, क्योंकि देखिए एक्ट्रेस सोनम कपूर को डायबिटीज है, खूबसूरत अभिनेत्री रेखा जी को भी डायबिटीज है, प्रियंका चोपड़ा के यंग निक्स को डायबिटीज है, क्रिकेटर अनिल कुंबले को डायबिटीज है, जिन्होंने डायबिटीज पर बहुत सारे अवेयरनेस सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स कंडक्ट की। जी 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 जी। तो डॉक्टर साहब ऐसा नहीं है कि डायबिटीज हो गई तो बहुत ज्यादा टेंशन में रहे कि हाय और बहुत सारी बीमारियां घेर लेंगी, अगर कंट्रोल। जी, डायबिटीज तो हम कहते हैं कि ऊपर वाले का दिया हुआ एक वरदान है। क्या होता है कि आप सवेरे आए, आप निकले अपने घर से घूमने के लिए, आपने बगल वाले का दरवाजा खटखटाया, छोड़ो यार कौन जाए, कहाँ घूमेंगे, सब घूमने उमने से कुछ होता है क्या? अंदर से आपको और एक भाषण सुनने को मिला। अगर आपने कहा भैया मैं मजबूर हूँ, मैं तो डायबिटिक हूँ, मुझे तो जाना है। अब आप देखिए, एक सवेरे उठ करके 4 बजे उठ करके घूमने जाने की, नहाने की, जल्दी खा लेने की जो हमारी संस्कृति रही है, डायबिटीज उसको आपके ऊपर इम्पोज करती है। जी जी, चलो उठो, सवेरे 5 बजे खड़े हो जाओ, जाओ लोहिया जाओ, जनेश्वर जाओ, जाओ घूम के आओ, 4-5 किलोमीटर घूम के आओ। वो आपको एक नॉर्मल जो आपकी लाइफ पैटर्न होना चाहिए, एक हेल्दी लाइफ पैटर्न होना चाहिए, डायबिटीज कहती है वो करो, वो आपको मजबूर करती है। अगर आपकी डायबिटीज नहीं है तो आप क्यों जाएंगे? तो अगर डायबिटीज नहीं है तो जो दुनिया भर की जो बीमारियां घर बैठे होने वाली हैं वह आपके होंगी। डायबिटीज वाला कॉम्प्लिकेशंस के डर के बावजूद कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने देगा, नॉर्मल ही रहेगा, उसकी शुगर नॉर्मल रहेगी, उसका ब्लड प्रेशर सब नॉर्मल हो जाते हैं बाहर जाके, ये बता दें।
अगर और नियमित उल्टा दिनचर्या रखी, खान पान और ये मतलब आप घूमने जाना, सैर पे जाना, और उसके बाद योगा, प्राणायाम, ये सब चीजें। ये सब हाँ चीजें हाँ एडिक्शन हो जाती हैं। हम्म ये चीजें आप ना भी हो, आपको डायबिटीज आप करने लगे तो आप एक दिन ना करी तो लगता है कि ये क्या हो रहा है? आपको अच्छा नहीं लगता, उस दिन आपको लगता है आप फिट नहीं है। हम्म तो ये व्यक्ति जो फिट हो रहा है बाहर डायबिटीज के डर से, तो पूरी कॉलोनी को अपना वो जो कि क्रमेशन करवाने के बाद मरेगा। He is the last man to go. He will have a very long life because he is following all those measures and sort of things which are rules, you can say them. Those which are required for a long life, healthy life. अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर दवाइयों और इंसुलिन की कब जरूरत पड़ती है? इंसुलिन की दवाओं की देखिए जरूरतें पड़ती है कि एक पेशेंट आया, उसने लाके सामने रख दिया कि डॉक्टर अरे मुझे डायबिटीज निकल आई है, मैं क्या करूं? कितना है भाई? 500 500 मिलीग्राम%। अधिकांश कोशिश यही करेंगे कि इनको दवा लिख दो, और ये नहीं लिखेंगे तो मरीज कहेगा साहब लिख दीजिए, मैं तो मर जाऊंगा। ये तो 500 तो लोगों ने बताया तुम जियोगे नहीं। मैंने कहा अच्छा तुम निकल लो, ये जो कि तुम्हारा ये है 5 किलोमीटर घूमो और ये तुम्हारा खाना है, ऐसा करो, हमको महीने बर्बाद मिलना। कई कई तो हमारे ऐसे गुरु थे, वो कहते 2 महीने तो मुंह न दिखाना, जाओ ये करके आना। And he comes back with the blood sugar report, absolutely normal। तो दवा नहीं देनी, 500 पे नहीं देनी, 600 पे नहीं देनी, 700 पे नहीं देनी, कितने भी शुगर हो इमटेरियल, उसको पहले बेसिक रूल बताइए। बेसिक रूल है फूड का, फूड कंट्रोल का और व्यायाम का, एक्सरसाइज का। पहले 2 रूल फॉलो करके 2 महीने बाद आए, उसके बाद अगर डायबिटिक है तब बोली। मैंने कहा था मैं इससे आगे नहीं कर सकता, मैं इतना चला इतना जा, रोज जाता हूँ, रोज मैं तो भैया थक जाता हूँ, तो मैं इससे ज्यादा क्या कहूँगा, इससे आगे नहीं कर सकते। तो अगर अभी अगर आपकी 250 है तो आइए तब बोलिए। अब देखिए डायबिटीज की दवा ले रहे हैं, साथ में और भी चीजों की दवाइयां चल रही हैं, थायराइड की चल रही है, यूरिक एसिड की चल रही है, खांसी जुकाम हो गया तो कफ सिरप ले लिया, उसमें भी शुगर की मात्रा काफी होती है। तो डॉक्टर साहब ये बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ये लेना उचित है कि नहीं? वो तो खैर अपनी जगह पे है कि उनको गलत ही लेंगे। अगर वो पास आएंगे तो उनको ऐसा कफ सिरप दे दिया जाएगा जिसमें शुगर नहीं होती, उनके ऐसे टॉनिक दे दिए जाएंगे जिनमें शुगर नहीं होती। बहुत बड़ा जो कि है अब ये वो हो गया एरिया हो गया शुगर का, तो कोई जरूरत नहीं है, कोई दवा आप खा सकते हैं, आपको बिल्कुल कहीं भी शुगर नहीं मिलेगी। लेकिन जाना पड़ेगा, डॉक्टर से पूछना पड़ेगा। आप वहां जाएंगे तो जो भी देना चाहे दे सकता है। डॉक्टर साहब एक बहुत अहम सवाल कि कभी कभी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है कि ब्लड शुगर लेवल एकदम से लो आता है और व्यक्ति को नहीं पता चलता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? पर्सन बेहोश भी हो सकता है, तो बताइए आप डॉक्टर। डायबिटीज नियमों से बंधी हुई है। जब आपने डायबिटीज में एक व्यक्ति को एक टैबलेट लिखी तो अब आप जानते हैं कि इसका शुगर अब लो भी हो सकता है, आपको मालूम है। तो उसी वक्त उसको इस बात की इंफॉर्मेशन दी जाती है कि भाई अब तुम ये गोली खा रहे हो, गलती हो सकती है कभी तुमसे, तुम गोली खा लो, खाना ना खाओ, कोई तुम्हारे दरवाजे खड़ा हो जाए, तुमको ले जाए, तुमको खाने का मौका नहीं मिले, जहाँ पहुंचे वहीं पता चला कि आप कांपने लगे, आप जो कि पसीना छोड़ने लगे, आपकी आंखों में धुंधलापन आने लगा, आपको समझ में नहीं आ रहा ये आदमी कौन है। तो ये जो कमजोरी लगने लगे बहुत सारी, अगर इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो आपको पहले ही दिन बता दिया जाता है कि आप 2 टेबल स्पून, मतलब 1 टेबल स्पून में 3 टीस्पून आते हैं, जब 15 ग्राम का है वो, लेकिन टीस्पून 5 ग्राम का है, जब 15 ग्राम के 2 टेबल स्पून यानी कि 30 ग्राम 30 ग्राम शक्कर जो है धोती के कोने में बंधी रहनी चाहिए। लेडीज की बात होगी तो वह लेके उसको पैकेट में रख के अपनी जेब में डालें, कि छोटा सा लेकर के वो 30 ग्राम जेब में परमानेंट होनी चाहिए। जहाँ कहीं हो गया तो पानी की भी जरूरत नहीं, मुंह लगती जो डिजॉल्व हो जाएगी। ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो आप पहले ले ही लीजिए। हो सकता है वो बीपी के हो सकता है ग्रॉस एंजाइटी के हो। एंजाइटी में बिल्कुल ऐसा ही प्रेजेंट करता है, तो आपको लगता है बहुत ज्यादा एकदम से चिंता बढ़ी आपकी, जैसे ऐसे काम के लिए जा रहे थे, आप बहुत परेशान हो सकता है आप थाने जा रहे हो सकता है आपको वो फैसला आने वाला हो, आप बिल्कुल थर का, तो वो जो है आपके सर आप वो ले लीजिए, नापिए बाद में, पहले ले लीजिए। यदि ज्यादा निकलेगी तो धीरे धीरे करके फिजिल करके अपना बाहर हो जाएगी, लेकिन शुगर रुकती नहीं बदन में, तो वो जो कि है ठीक है, लेकिन उस वक्त आपको अपने को सेव करना जरूरी है। अब और बहुत सारी चीजें, ये तो आपके पास अपना
अपना जो कि है खजाना है। अलावा ये है कि भाई अब आप घर के अंदर हैं तो रसगुल्ले रख लीजिए, आप जो कुछ मिठाई उठाई जो भी रखना चाहें रख लीजिए। चॉकलेट है जेब में पड़ी हुई है, चॉकलेट भी काम आ जाती है रास्ते में। कर कुछ पास में डायबिटिक के जरूर पर्स में होना चाहिए। लेडीज हो तो पर्स में, उसकी हो तो जेब में। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हमने अपनी दिनचर्या सुधार ली और खान पान भी अकॉर्डिंग टू जो मेडिकल एडवाइस है उसको फॉलो कर रहे हैं प्रॉपरली, तो डायबिटीज को क्या रिवर्स किया जा सकता है? टोटली खत्म हो सकती है ये? डायबिटीज के रिवर्सल पे वर्क हो रहा है। डायबिटीज रिवर्स हो सकती है, अभी इसको 100% कहा नहीं जा सकता। कई लोग हैं जो इस पर काम कर रहे हैं कि रिवर्स कर सकते हैं, ना डायबिटिक क्योर आ जाएगी। डायबिटिक क्योर एक अभी कंसेप्ट है, एक सच नहीं है। वो अभी आने वाला है नहीं, अभी कम से कम कहा तो 10 साल तक जाता है कि 10 ईयर्स तक तो बात ही ना करो कि डायबिटीज का रिवर्सल अब तक हद यही है, यू कैन मेक इट नॉर्मल एंड यू कैन लिव विदाउट एनी ट्रीटमेंट। आपको ट्रीटमेंट दिया गया है एंड यू हैड वर्क सो हार्ड सो वेल, यू फॉलोड योर लाइफ सो वेल, इतने आप डिसिप्लिन रहे कि अब आपको डायबिटीज दवाओं की जरूरत नहीं है। डायबिटिक तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डायबिटिक नहीं है, लेकिन अपने आप को अपनी मेहनत से आपने नॉर्मल बना रखा है और स्टेटस आपका नॉन डायबिटिक का हो गया है। बस यही रिवर्सल है कि आप अब अपने ही उससे साधनों से बिल्कुल आप नॉर्मल बने रहते हैं। आप ये कर दें कि आप फिर कुछ भी कर लें और डायबिटीज ना आए, अभी तक ऐसी सिचुएशन नहीं। मान लीजिए आप नॉर्मल बने रहे 3-4-6 महीने, फिर आपने कहा चलो बैठे भैया मिठाई उठाई खाते हैं, नीलकंठ यहाँ बैठ, तो पता चला कि वो फिर आपका जब वो डिसिप्लिन टूटा तो डायबिटीज फिर वापस आ जाएगी। तो ऐसा अभी तक कोई सिचुएशन नहीं बनी कि भाई आप नॉर्मल हो गए और फिर आप जा करके जो ही आप खा सकते थे पी सकते थे आपने क्या, शुगर नहीं लौटी। ये आने में अभी बहुत वक्त है। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल की देखिए वर्चुअल वर्ल्ड, आभासी दुनिया में दिन दिन भर लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर के आगे बैठे रहना और फिर रात को ठीक से नींद भी नहीं आना, अगले दिन फिर सुबह रूटीन लाइफ, वही बिजी एंड स्ट्रेसफुल लाइफ में, तो कैसे टेंशन फ्री रहा जा सकता है? इसका मूल मंत्र क्या है? अब बहुत देर बाद जो कि ये इतना बड़ा कारण डायबिटीज का, सबसे बड़ा लोग पूछते हैं ना कि डायबिटीज क्यों बढ़ा रहे हैं। डायबिटिक जो बढ़े हैं हाल में 2 वजह से बढ़े। एक तो ये वजह है कि दिन भर बैठे रहो, सवेरे 9 बजे से 9 to नो टाइम, नॉर्मली तो 9 to 5 था ऑफिस वाला, अब वो 9 to मे बी 10 इन द नाइट, मे बी 12 इन द नाइट, वो जैसा आपका कॉर्पोरेट चाहता है तो उतना बैठा रहता है। एंड यू आर नॉट अलाउड टू, और रादर यू डोंट फील लाइक गोइंग आउट, तो आपको वो डायबिटिक तो होनी होना है। यू आर गेटिंग लॉट ऑफ कैलोरीज दैट यू आर नॉट एक्सपेंडिंग, आप उनका खर्च नहीं करते, उनको लेते रहते हैं, मोटे होते रहते हैं दुनिया भर की, तो डायबिटीज तो हो ही जाएगी। तो नाउ प्रेजेंट डे डायबिटीज, मॉडर्न डायबिटीज इज दिस बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ लाइफ एक्टिविटी। लाइफ का जो लाइफ स्टाइल है वो इतना जो कि सीडेंटरी एंड सिटिंग हो गया है कि डायबिटीज ऑटोमेटिकली आती जा रही है। नंबर 1 रीजन है आजकल डायबिटीज के बढ़ने का। बीच में जो एक सर्ज आई थी डायबिटीज बहुत ज्यादा हो गया, तो कोरोना पीरियड था, तो उसमें जो कि डायबिटीज का सर्ज बहुत ज्यादा हो गया, तो उसके बाद फिर वो सेटल हो गया और अब वही वाला चल रहा है जो लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है। और अगर यही लाइफ स्टाइल रहेगी, मेरे ख्याल यही होगी और ज्यादा ही बिगड़ेगी। ये खाना भी वहीं आ गया, सब सर्विस वहीं पर उसी टेबल पे हो रही है, खाना खा रहे हैं और टीवी देख रहे हैं, इससे बुरा कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। खाना भी आप वो खा रहे हैं जिसमें भयानक कैलोरीज है, जंक फूड आप खाते हैं, आप पिज्जा खा रहे हैं तो कहीं नूडल्स खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, चाइनीज खा रहे हैं तो आप इटालियन का, तो वो जो है ये सब का सब आपको बैठे बैठे जो आजकल हार्ट अटैक्स हो जाते हैं, आप सुनते हैं कोई इतने जानकारी बिकॉज ऑफ दैट, क्या कोलेस्ट्रॉल हो जाता है ब्लड में, जो कहीं ना कहीं जाके ब्लॉक कर लेता है, कहीं हार्ट की वेसल्स को ब्लॉक कर देगा तो ब्रेन को ब्लॉक कर देगा। तो बड़े ये यंग डेथ हो रही है आजकल, लेकिन वो शायद मजबूर है, वो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जबकि ये कहा जाता है कि कम से कम 1 घंटे बाद आप उठिए और 10 मिनट घूम के आइए, फिर वर्क करिए। क्या किसी भी कॉर्पोरेट में इस बात की मनाही नहीं होगी कि आप जो कि उठ करके और टहल के दूसरे पास चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए, फिर आके बैठे, यू आर 1000 टाइम सिक्योर। सवेरे 15 मिनट का वॉक आपको इतनी बड़ी लाइफ देता है। 15 मिनट का वॉक आपको जो कि है एक बड़ा लंबा जीवन देता है। लोग उस 15 मिनट का वॉक करने को तैयार नहीं, ये तो हाल है। ये 15 मिनट का वॉक करके नहीं जा सकते,
काम करने, वहाँ जॉब करने, कहीं बीच में लंच टाइम पे थोड़ा सा एक राउंड नहीं मार सकते, लंबा सा थोड़ा सा ब्रिस्क वॉक करके? ये खाना तो 10 मिनट में खा लिया, घंटा भर बाकी है, जब 50 मिनट जहाँ जितनी दूर तक जा सकते हो वॉक करके, नथिंग कैन हैपन, उतना बहुत है। लेकिन उनको करना ही नहीं है, तो बैठ के वहां भी दरबार करेंगे। उस बचे हुए 1 घंटा जो मिला है खाने के लिए, वहां भी वो कुर्सी पर ही बैठे रहेंगे, वहां चोंच लड़ाएंगे, वहां उसको कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे कि फिर डायबिटीज हो जाएगी तो फिर टेंशन करेंगे, और टेंशन तो वैसे ही 100 बीमारी की जड़ है। स्ट्रेस इज नॉट फॉर दैट। अरे सीढ़ियां चढ़ उतार लो अपने ऑफिस की, या कितने सारे मेथड हैं, क्या कुछ एक्सरसाइज कर लें, कुछ अपने को सेटिस्फाई कर लें, सवेरे थोड़ा कर लो, थोड़ा सीढ़ी चढ़ उतार लो, थोड़ा लंच ब्रेक पे घूम लो, थोड़ा घर जाने के पहले घूम लो, क्या है, बहुत हो जाएगा थोड़ा थोड़ा करके, लाइफ सिक्योर हो जाएगी। ये इनसे मतलब नहीं है। वो जो पैटर्न चल रहा है कि उठेंगे यहाँ करते हुए और 9 बजे यहाँ कंघी बाल करके फट से झुके निकल जाएंगे, नहाना धोना तो किसी ने देखा ही नहीं है, शायद 15-20 दिन में कभी एक आध बार नहा वहा भी ले। डोंट गो फॉर टॉयलेट इवन। अब नए जो की है उनको मालूम ही नहीं कि नॉर्मल जो की है होता क्या है। तो वो पता चला शाम को 6 बजे हो गई तो हो गई, तो 3 बजे हो गई तो हो गई। इट इज नॉट अ टाबू कि साहब हमको इतने टाइम पे होना ही चाहिए। अब इस लाइफ स्टाइल का क्या होगा? They are surrounded not only by diabetes, the thousands things they are surrounded by. लेकिन डॉक्टर साहब बहुत से ऐसे थोड़ा सा बुजुर्ग हैं या थोड़ी आफ्टर 50 डायबिटिक हो गए, उनकी लाइफस्टाइल अच्छी है लेकिन फिर भी कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर हुआ तो उनके लिए तो डॉक्टर साहब तो मुश्किल हो जाती है सब चीजें की मैनेज करना। लेकिन एक बार डायबिटीज को मैनेज कर लिया तो मतलब इसको मैनेज करना मुश्किल नहीं है, इट्स नॉट अ साइंस, इट्स अ आर्ट। वो एक कमिटमेंट है। जब आप कमिटमेंट शुरू करते हैं तो यू फील कि उसके बिना बहुत सारे घूमने वाले ऐसे हैं, एक दिन घूमने नहीं जाते तो उनका मुंह लटक जाता है कि इसकी वजह से मैं घूमने नहीं जा पाया। कोई घर में मेहमान आ जाए तो उसी को पूछते रहते हैं कि अमान के आगे चला जाऊं तो कहेंगे आप तो अपना काम करते रहते हैं, हमारी कोई इज्जत। तो वो जो कि है मतलब एक दिन भी घूमने जाए न जाए तो उनको लगता है कि उनको लॉस हो गया। कई लोग तो बहुत स्ट्रिक्ट है कि डायबिटीज के सारे नियम को फॉलो कर रहे हैं और कई लोग बहुत लीनियंट है, लेकिन जो स्ट्रिक्टनेस है डॉक्टर साहब कि बहुत ज्यादा कि हाँ ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, ऐसा भी मतलब ऐसा ठीक है क्या कि बिल्कुल ही कि 30 त्योहार आ रहे हैं तो भी दूर है हर चीज से कि नहीं मुझे एक गुजिया भी नहीं लेनी है? वो थोड़ा सा अलग दिमाग के लोग हैं। हम जब अपने मरीजों को बताते हैं तो हम ये कहते हैं, दुनिया कहती है कि डाइट इज नंबर 1 ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज, एक्सरसाइज इज नंबर 2 ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज, अब 3rd क्लास ट्रीटमेंट गोलियां हैं। और उसके ऊपर भी और खराब होना चाहते हो तुम्हारी अपनी मेहनत से तो इंजेक्शन है, क्योंकि सबसे ज्यादा एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाएगा जिसको डिसिप्लिन की स्पेलिंग नहीं आती, वो इंजेक्शन तक जाएगा। तो तुम जाना चाहो तो जाओ। और अगर जो कि है आप जो कि इसमें चाहते हैं कि 3rd क्लास ट्रीटमेंट आप ना करें, टैबलेट आपको ना खानी पड़े, तो यही 2 बेस्ट है, 2 आप ही के पास है, डॉक्टर के पास नहीं। डाइट भी आपके पास है, एक्सरसाइज भी आपके पास है, और मैं पर्सनली डाइट को 2nd नंबर पर रखता हूँ। मेरे लिए नंबर 1 एक्सरसाइज। अगर आपने एक्सरसाइज बढ़िया की, अगर आपने अपनी बढ़िया डायबिटीज कंट्रोल कर ली तो डाइट पे कंट्रोल करने की जरूरत ही क्या है? हमारा तो दूसरी तरह के विचार है ना कि अगर आप बहुत बढ़िया डायबिटीज कंट्रोल किए मत, दुनिया में आप हर चीज बहुत ज्यादा मत खाइए, लेकिन ये कि आप देख रहे हैं आपको मन में चल रहा है, आप खा नहीं पा रहे हैं, अगर आप ये खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, ये खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, ये करने की आपको जरूरत ही नहीं है। आपको जो खाना हो खाइए। मात्र आप देख लीजिए कि डायबिटीज का जो बेसिक जो मनाहिया है कि भाई ये नहीं करना है, उसको आप थोड़ा कम खाइए। लेकिन खाने के लिए आप सब कुछ खा सकते हैं, डायबिटीज में कोई भी चीज मना नहीं है। यार ऐसे व्यक्ति को एक्सरसाइज करनी पड़ेगी तभी वो इस स्थिति में आएगा। सिर्फ डाइट कंट्रोल करके डायबिटीज ठीक करके और फिर वो चाहे कि मैं सब कुछ खा लूं तो ना हो पाएगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब। So never let anything hold you back from living your best life. Diabetes may be tough, but you are tougher. Yes, manage your life. Of course, you can manage it according to doctor advice. Thank you, Doctor Sir, for talking to us and creating awareness to protect tomorrow. अब डायबिटीज से कैसा डर, जब मधुमेह संग जीने का राज आपने लिया है जान, जीवन शैली में परिवर्तन और भोजन में परिवर्तन, यही है निदान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान। नमस्कार।